केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम आसपास के केमिकल चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे चेंजेस जो हमारे आसपास होते ही रहते हैं। क्या आपने देखा है कि क्या होता है जब हम मिल्क को, दूध को रूम टेम्परेचर पे छोड़कर चले जाते हैं गर्मियों के दिनों में, ऑब्वियसली दूध ख़राब हो जाता है या फट जाता है। आपने अपने घर वालों से भी सुना होगा कि अब बेटा दूध को ऐसे मत रख, फट जाएगा। तो ये एक केमिकल चेंज हमारे आसपास हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि आयरन का पैन है लोहे का, अब आप उसको एक्सपोज कर दोगे, मतलब ऐसे ही खुला छोड़ दोगे ह्यूमिड एयर में, तो कुछ टाइम बाद देखोगे कि उस लोहे को जंग लग चुकी है, वो लोहा कोरोड हो चुका है, कोरोजन बोलते हैं इसको। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आयरन है उसके ऊपर एक आयरन ऑक्साइड की लेयर बिछ जाती है, जिसकी वजह से लोहा एक्सपोज हो जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाती है। अभी ऐसा क्यों होता है ये सभी कुछ हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ग्रेप्स फर्मेंटेड हो जाते हैं, अगर आप ग्रेप्स को ऐसे ही रख दोगे तो उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं, जिससे वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है और अल्कोहल मीन्स शराब, वो शराब बन जाता है। ओके, सो कोई ट्राई मत करना ऐसे घर पे। फिर आते हैं कि जो खाना है, खाना जब पक जाता है तो कैसा दिखता है और पकने से पहले वो कैसा होता है, तो ये भी एक चेंज है। फूड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो डाइजेशन से पहले कैसा होता है और डाइजेशन के बाद कैसा होता है। वी रिस्पायर, हम सांस वगैरह ले रहे हैं। तो देखो हमारे आसपास बहुत ही कुछ हो रहा है और इनमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये सब हो क्यों रहा है? ये सब केमिस्ट्री की वजह से तो हो रहा है, और केमिस्ट्री में केमिकल चेंजेस की वजह से हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों को हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल चेंजेस आखिरकार कौन से चेंजेस होते हैं। फिर उनसे केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो केमिकल इक्वेशंस भी बनती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो कि इन्हीं सब एग्जांपल्स में कहीं ना कहीं इनिशियल सब्सटेंस का नेचर, कि वो कैसा दिखता है, उसकी आइडेंटिटी इनिशियल सब्सटेंस की कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे तो चेंज हो ही रही है। जैसे कि पहले आयरन पैन कैसे होता है, जंग लग जाने के बाद वो कैसा हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की लेयर आ जाती है उसके ऊपर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो इनिशियल सब्सटेंस का नेचर, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो ही रही है। अच्छा, पहली बात तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम बात सिर्फ केमिकल चेंजेस की करने वाले हैं, क्योंकि केमिकल चेंजेस ही आगे जाके केमिकल रिएक्शंस बनाती हैं और फिर केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर रिएक्टेंट होता है जो वो प्रोडक्ट बन जाता है। पहले आपके पास रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट जो बनेगा वो रिएक्टेंट से इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। मतलब आपके पास रिएक्टेंट्स थे, रिएक्टेंट, अब आपने कुछ तो उसके अंदर केमिकल्स के चेंजेस किए या रिएक्टेंट को आपस में मिला दिया, तो वो क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब आप रिएक्टेंट्स को मिक्स कर रहे हो या कुछ मिला रहे हो, इसके अंदर केमिस्ट्री के केमिकल्स मिला रहे हो, तो वो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब प्रोडक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, तो इसीलिए ब्रैकेट में एस। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसकी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट हो सकती हैं, तो वो केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में आता है। या फिर हम दूसरे तरीके में ये भी बोल सकते हैं कि एटम्स की रीअरेंजमेंट ही हो रही है केमिकल चेंजेस में। अब एटम्स होते हैं जो वो रिएक्टेंट वाली साइड भी होंगे, वो प्रोडक्ट वाली साइड भी होंगे, लेकिन फिर फ़र्क क्या होगा, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट क्यों बोल रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं, रीअरेंजमेंट का फ़र्क होगा। तो ये कैसे रीअरेंजमेंट होंगे ये पढ़ने वाले हैं। तो देखो यार, जब कभी भी केमिकल चेंज हो रहा होता है, जब कभी भी केमिकल चेंज हो रहा होता है तो हम बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो चुकी है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। इसी को समझाने के लिए आपकी बुक में एक्टिविटी भी गिवन है, एनसीईआरटी बुक की बात कर रही हूँ मैं। सो मैग्नीशियम रिबन एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.1 है। इसमें आपको बोला गया कि आपको 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मैग्नीशियम की रिबन लेनी है। तो मैग्नीशियम की आपने 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन ले ली। अच्छा, अगर आप इसको रियलिटी में कर रहे हो ना, परफॉर्म इस एक्टिविटी को, तो थोड़ा केयरफुल रहकर परफॉर्म करिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी हीट है, तो हीट से आपकी आइज़ को
हो सकता है कुछ डैमेज हो जाए, इसलिए आप ग्लासेस पहनकर इसको परफॉर्म करिएगा। अब आपने 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम की रिबन ले ली। अब मैग्नीशियम की रिबन ऐसी ले ली तो उसको साफ़ भी करना पड़ेगा। साफ़ क्या हम पोंछे से करेंगे? अरे गंदा थोड़ा ना करना है, साफ़ करना है। साफ़ करना है तो हम सैंड पेपर से इसको साफ़ करेंगे। अच्छा, मैग्नीशियम की रिबन को आपने साफ़ कर दिया सैंड पेपर के साथ, साफ़ होगी। अच्छा, अब आप उसको पकड़ोगे। जब आप उसको पकड़ोगे तो आपके हैंड जो है उसके अंदर बैक्टीरिया होंगे। अगर आप उसको ऐसे ही पकड़ोगे अपने हैंड से तो वो जो बैक्टीरिया होंगे आपके हैंड वाले वो फिर से मैग्नीशियम रिबन के अंदर चले जाएंगे। इट मीन्स कि साफ़ करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना मैग्नीशियम रिबन को। लेकिन पकड़ना तो पड़ेगा क्योंकि उठाना है मैग्नीशियम रिबन को, तो हैंड से नहीं पकड़ेंगे, पेयर ऑफ टोंग से पकड़ेंगे। अच्छा, पेयर ऑफ टोंग क्या होते हैं भाई? पेयर ऑफ टोंग एक सीजर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, उसकी पिक्चर आप उससे आप ऐसे कुछ दिखती है वो, आप उससे उसको पकड़ोगे और वो बिल्कुल साफ़ होते हैं, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं होते, तो आप उससे पकड़ोगे तो अच्छा रहेगा। फिर आप उसको जला दोगे। किसको? पेयर ऑफ टोंग्स को। अरे नहीं नहीं, आप मैग्नीशियम रिबन को जला दोगे। अब हम मैग्नीशियम रिबन को हीट के पास लेके गए और आपने मैग्नीशियम रिबन को स्वाहा कर दिया, जला दिया। अब वो जल रही होगी, जब जल रही होगी मैग्नीशियम रिबन तो एक डैजलिंग वाइट कलर का फ्लेम निकलेगा। अच्छा, वाइट तो आपको पता है ना कि कौन सा कलर होता है, लेकिन ये डैजलिंग वाइट क्या होता है भाई? डैजलिंग वाइट वाइट कलर का ही प्रीमियम वर्जन बोल सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट वाइट कलर। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को जला रहे होगे तो डैजलिंग वाइट कलर का फ्लेम निकलेगा। अच्छा, जल चुकी है मैग्नीशियम रिबन, अब बन चुके हैं उसके एशेस। एशेस क्या होता है? जैसे आप पेपर को जलाते हो तो पेपर को जलने के बाद जो चूरा चूरा सा रह जाता है, डेट आर एशेस। तो ये जो एशेस हैं ये मैग्नीशियम रिबन जब जल रही है उसके बाद बनने वाले एशेस हैं। और ये एशेस किसके बने? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के बने। अरे ऑक्साइड, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया बीच में इस पूरी रिएक्शन में? अब देखो होता क्या है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। तो आपने हीट किया इस रिएक्शन में, पूरी रिएक्शन में कहीं ना कहीं, जी हाँ किया हमने, मैग्नीशियम रिबन को हीट कराया, बर्न कराया, तो उसमें ऑक्सीजन यूज़ हुई, तो इसीलिए उसके प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन तो आएगी ही आएगी। तो ये जो एशेस हैं ये किसके एशेस हैं? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के एशेस हैं। और याद रखेंगे कि ये वाइट कलर के एशेस होते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन जलती है तो डैजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है, और जब वो जल चुकी होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के एशेस बनते हैं और वो वाइट कलर के होते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। और वो वाइट पाउडर किसका होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल होता है MgO, और आप MgO को ऐसे नहीं लिख सकते कि कैपिटल M, आप देखो ऐसे तो नहीं लिख सकते MgO को, ऐसे तो नहीं लिख सकते, आप ऐसे भी नहीं लिख सकते MgO को, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीशियम का सिंबल Mg ऐसे नहीं होता। अगर ऐसे डालोगे तो लगेगा किसी MG रोड की बात कर रहे हो, अगर ऐसे डालोगे तो लगेगा मिलीग्राम की बात कर रहे हो, ऐसे भी नहीं होता। मैग्नीशियम का सिंबल फिर कैसे होता है? भी कैपिटल M होता है, फिर स्मॉल g होता है, ऐसे ही होता है। ऑक्सीजन का कैपिटल O होता है। तो ये बात ठीक है, जैसे फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर, ये बात बिल्कुल लागू होती है, ठीक है। सो अब ऐसा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना, बताओ मुझे क्यों बना? क्योंकि रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन किसके बीच में हुई? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में हुई। मैग्नीशियम कहाँ पर था? मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम था। ऑक्सीजन कहाँ पे था? जब हीट किया तो हीट तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होती है। जो एयर में प्रेजेंट थी ऑक्सीजन, उसमें ही उसमें से हमने ऑक्सीजन ली, और मैग्नीशियम रिबन में से हमने मैग्नीशियम लिया, और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो क्या बना? वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। फिर सेकेंड एक्टिविटी क्या कहती है कि आपने लेड नाइट्रेट लिया। अच्छा, लेड का सिंबल होता है Pb, और लेड नाइट्रेट एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। एक्वस क्या होता है? एक्वस होता है कि आप किसी भी सब्सटेंस को पानी के अंदर डिज़ोल्व करके बता रहे हो उस चीज़ को। तो आपने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, और आपने पोटाशियम आयोडाइड का भी सॉल्यूशन लिया। पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन भी कलरलेस होता है। अब जब मैं सॉल्यूशन बोल रही हूँ तो इट मीन्स कि मैं एक्वस की ही बात कर रही होंगी, ठीक है। हमने लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया और आपने पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया एक फ्लास्क में, दोनों को मिक्स करवा दिया। मिक्स करने के बाद कुछ रिएक्शन हुई इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ कि लेड आयोडाइड बन चुका है।
कि पोटाशियम नाइट्रेट बन चुका है और लेड आयोडाइड जो बन चुका है वो एक पीपीटी बन चुकी है। अरे यार ये पीपीटी क्या होता है, सभी बोलते रहते हैं पीपीटी पीपीटी पीपीटी। एक प्रेसिपिटेट एक ऐसी चीज़ होती है जो पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं होती, प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में रहती है और ये पानी के अंदर तो सोल्यूबल नहीं होती है, क्योंकि आप इसके अंदर जितना भी पानी डालो ना तो वो पानी के साथ सोल्यूबल नहीं होगी, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो पानी में से। तो लेड आयोडाइड की पीपीटी बन जाएगी और पीपीटी का सिंबल होता है डाउनवर्ड एरो। लेकिन अगर आप अपवर्ड एरो लगा रहे हो ना तो उसका मतलब ही चेंज हो जाएगा। अपवर्ड एरो का मतलब होगा कोई गैस की आप बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप डाउनवर्ड एरो लगाओगे तो आप पता चलेगा ना आप पीपीटी की बात कर रहे हो। अच्छा, अब आपको लेड आयोडाइड की पीपीटी मिल चुकी है और वो पीपीटी कौन से कलर की, ब्राइट येलो कलर की होती है। फिर पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन भी मिल चुका है और वो कलरलेस मिला आपको। मतलब आपको क्या, किसी को भी वो कलरलेस ही मिलेगा पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। तो ये आपकी रिएक्शन है सेकंड, ठीक है। थर्ड एक्टिविटी में आपको बोला गया है कि आपको कॉनिकल फ्लास्क लेनी है, उसके अंदर आपको जिंक के ग्रैनुअल्स डालने हैं। जिंक के आपने ग्रैनुअल्स डाले, सॉलिड स्टेट में होते हैं तो हमने एस लिख दिया। देखो सॉलिड के लिए एस यूज़ करते हैं, लिक्विड के लिए एल यूज़ करते हैं, गैस के लिए जी यूज़ करते हैं, एक्वस के लिए ए क्यू डॉट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपने जिंक के ग्रैनुअल्स डाल लिए उस कॉनिकल फ्लास्क में। अब आपने क्या किया, अब आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में से कोई भी डाल दिया। यार ये तो ठीक है कि आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, लेकिन ये डाइल्यूट का क्या मतलब होता है? डाइल्यूट का देखो दो तरह के दो तरह के एसिड होते हैं। एक होता है डाइल्यूट एसिड, अरे यार और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड एक ऐसे एसिड होते हैं जिसके अंदर एसिड कम होता है, एसिड की क्वांटिटी कम होती है और पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब डाइल्यूट जब लिख दिया तो मतलब हम एक्वस में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्वस का मतलब ही क्या होता है कि वो चीज़ पानी के अंदर डिज़ोल्व है। तो डाइल्यूट का मतलब कि वो चीज़ कम है और पानी ज़्यादा है। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि वो चीज़ ज़्यादा है और इसमें हम एसिड की बात कर रहे हैं तो इसमें एसिड ज़्यादा है और पानी कम है, ठीक है। तो ये मतलब होते हैं और ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिख लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डाइल्यूट का मतलब कि पानी ज़्यादा है और एसिड कम है। मतलब आपने जिस भी चीज़ को पानी में डुबोया है तो उसमें वो चीज़ ही बहुत कम है लेकिन पानी ज़्यादा से ज़्यादा है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि आपने जिस भी चीज़ को पानी में डुबोया है वो चीज़ बहुत ज़्यादा है लेकिन पानी आपने चुल्लू भर पानी में डुबोया है। इट्स लाइक कि चुल्लू भर पानी में डूब मर, तो वही है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो आपने जिंक के ग्रैनुअल्स लिए और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया या सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। डाइल्यूट लिया, ठीक है, मतलब एसिड कम है पानी ज़्यादा है, तो आपने जिंक के ग्रैनुअल्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। अब क्या बना, रिएक्शन हुई इन दोनों के बीच में। जिंक ने बोला अरे यार क्लोरीन मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है, तो जिंक ने कहा हाइड्रोजन चलो जाओ तुम, मैं तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ। तो हाइड्रोजन ने H2 गैस फॉर्म कर ली साइड में रहकर और जिंक ने हाइड्रोजन की जगह ले ली, तो जिंक क्लोराइड बन चुका है। और अगर आपने H2SO4 यूज़ किया होगा तो जिंक सल्फेट बन चुका है। अच्छा, अब हाइड्रोजन गैस तो दोनों ही केसेस में बनेगी क्योंकि हाइड्रोजन तो दोनों ही केसेस में अकेला रह गया। तो हाइड्रोजन गैस को पहचानने का क्या तरीका होता है? अच्छा, गैस है तो हम कौन सा एरो यूज़ करेंगे भाई? अपवर्ड एरो यूज़ करेंगे। अब हाइड्रोजन गैस को पहचानने का क्या तरीका है कि आपके पास हाइड्रोजन गैस आ गई है, आप क्या करो ना, आप उसको बर्न कर दो, आप उसके हीट कर दो हाइड्रोजन गैस को। अगर उसमें पॉप पॉप साउंड आई, ऐसी पॉप, तो मतलब हाइड्रोजन गैस है उसके अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो बर्न होती है विद पॉप साउंड। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन से जो हमने ऊपर देखी हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब केमिकल रिएक्शन तो हो रही है। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है तो ये हेल्प करती हैं हमें डिटरमाइन करने के लिए कि कैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है।
तो हमारे पास कुल 4 ऑब्जर्वेशन हैं इस चैप्टर में कि हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। अब आपके पास ऐसा तो है नहीं कि रियलिटी में ये फार्मूलाज लिखे आएंगे, जब आप केमिकल रिएक्शन कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस को भी ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। तो पहली ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपके रिएक्शन में स्टेट का चेंज हो रहा है। स्टेट का चेंज, भाई स्टेट क्या होती है? अरे यार, मैं कोई पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वो वाली स्टेट्स की बात नहीं कर रही। केमिस्ट्री में जो स्टेट होती है उसकी बात कर रही हूँ। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेजरली तो यही होते हैं। अच्छा, उसकी बात कर रही हूँ मैं कि ये देखो, ये हमारे पास एक रिएक्शन है, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट किस स्टेट में है? इसमें हमारे पास रिएक्टेंट गैसेस में है, गैस। तो जब मैं हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाऊंगी तो मुझे पानी मिलेगा। वाओ, मतलब आप 2 गैसेस को मिला रहे हो और आपको लिक्विड चीज़ मिल रही है। तो ये एक जादू नहीं है तो और क्या है? तो आप गैस को लिक्विड भी बना सकते हो। अगर आपका रिएक्टेंट अगर गैस है तो वो लिक्विड आंसर आपका लिक्विड में भी आ सकता है। तो कोई उसमें ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, मतलब आप स्टेट में चेंज ला रहे हो। आप गैस से लिक्विड बना सकते हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि गैस से लिक्विड ही बनेगा। गैस से गैस भी बन सकती है, सॉलिड से लिक्विड भी बन सकता है। तो कुछ भी ऐसे इंटरकन्वर्टेबल हो सकता है। तो चेंज इन स्टेट मतलब कि कोई भी आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस है, आप उसको चेंज कर रहे हो लिक्विड सॉलिड गैस में, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा चेंज क्या होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? कि आप कलर में चेंज देख लो कि अगर उसके कलर में चेंज हो रहा है इट मीन्स कि यार केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में हमारे पास आयरन है। अच्छा, आयरन तो आपने देखा ही होगा, लोहे का क्या कलर होता है? लोहे का कलर क्या होता है? सिल्वरी होता है या ग्रेइश होता है। तो थोड़ा सा ऐसे डल सा है ना, सिल्वरी ग्रेइश ऐसा कलर होता है। फिर कॉपर सल्फेट या कॉपर सल्फेट और 5H2O को हम ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं। तो ये ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट। अब आपने इन दोनों की रिएक्शन करवाई, आयरन और कॉपर सल्फेट की, तो आयरन तो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर से ऊपर आता है। तो आयरन ने कॉपर को काट डिशूम, और वो आयरन जो है वो सल्फेट के साथ जाके बैठ गया, तो आयरन सल्फेट बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। फिर कॉपर बेचारा अकेला रह गया, ठीक है। अब देखो, फेरस सल्फेट बन गया तो फेरस सल्फेट का कलर ब्लू थोड़ी ना रहेगा। ब्लू तो तब था जब कॉपर था सल्फेट के साथ, लेकिन अब सल्फेट के साथ आयरन आ गया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा लाइट ग्रीन कलर का। कॉपर अकेला है तो कॉपर इज़ रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। अब आप इसमें देखो, इसमें हुआ क्या है, इसमें हमने कलर को चेंज किया है। इसमें पहले सिल्वर कलर था आयरन का, और रिएक्टेंट्स का कलर क्या था? सिल्वर था या ग्रे था या ब्लू था, लेकिन प्रोडक्ट में वो कलर चेंज हो चुका है। अब आपको दिख रहा है कि कलर चेंज हो रहा है, मतलब रिएक्शन हो रही है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है। लाइट ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, रेडिश ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, इट मीन्स की रिएक्शन हो चुकी है। फिर है कि आप कैसे देखोगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं? अगर देखो गैस निकल रही है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, देखो केमिस्ट्री में या किसी भी रिएक्शन में गैस का निकलना एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात मानी जाती है। तो जब कभी भी गैस निकलती है तो वो रिएक्शन हमेशा फेवरेबल ही होती है। अब देखो, इसमें है कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं। या इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसके अंदर आपने एसिड डाल दिया, आपने डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसके अंदर आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, क्या मिला आपको मिला कैल्शियम क्लोराइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? जी हाँ, पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है। तो गैस होती है तो अपवर्ड एरो लगा दिया, मतलब अब आपने देखो, आपने तो यही डाला था ना एक बिक्कर के अंदर ही, इन दोनों को डाला था, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, आपको पता चल रहा है कि एक गैस निकल रही है, इट मीन्स की रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है? अब आप देख लो कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठंडी है, गर्म है, रिएक्शन करने के बाद चीज़ें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, ठंडा करते हैं तो कम होता रहता है टेम्परेचर। अब देखो, ये मीथेन है, CH4 आपने ली, ये गैस आपने ली और आपने उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया,
ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों को रिएक्ट करवा दिया, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, आपको पानी मिल गया, साथ में आपको क्या मिली, हीट मिली, गर्मी मिली, आपको गर्मी। तो गर्मी मिली मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, गर्म हो गया ना बिकर, तो उससे आपको पता चल जाएगा, आपको फील तो होता ही होगा, आप इंसान तो हो गई, तो आपको फील हो जाएगा कि वो चीज़ गर्म है। गर्म है मतलब टेम्परेचर बढ़ चुका है, टेम्परेचर में चेंज आ चुका है, मतलब रिएक्शन हो चुकी है। फिर ये वाली देखो, ये वाली रिएक्शन एग्जांपल भी इस वाली में बोला है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, पानी लेना है, और आपने थोड़ी सी हीट आपने ही देनी है, आपको मिलेगी नहीं, आपने देनी है इस हीट को, तो आपको ये मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा C6H12O6 एंड O2 मिलेगा। तो इसमें आपने हीट आपने इसमें दी, तो मतलब अब आपने हीट दी, तो वो हीट धीरे धीरे ऑब्जर्व हो रही है, कम होता जा रहा है टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर में दो चीज़ें हो सकती हैं आपकी रिएक्शन में, या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या तो टेम्परेचर कम होगा। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब हीट आपको मिल रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, हीट रिलीज़ हो रही है, इट मीन्स कि आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें से आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई, बढ़ रहा है, हीट गर्म हो रहा है, आपका बिकर गर्म हो रहा है, आपको हीट मिल रही है बेसिकली। और अगर आपको हीट देनी पड़े तो मतलब वो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्व कर रही है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। ठीक है, अगर हीट रिलीज़ हो रही है तो एक्सोथर्मिक, अगर हीट एब्जॉर्व हो रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि आप फूड से, जैसे आपने सुना होगा ना कि खाना खाने से एनर्जी मिलती है, लेकिन बेसिकली होता ही है कि खाना खाने से हमें नींद आ जाती है। लेकिन देखो साइंटिफिक नज़रिए से देखो कि जब आप खाना खाते हो तो उससे आपको एनर्जी कैसे मिलती है। आप पहले, आपके अंदर क्या होता है, आपके अंदर पहले कार्बोहाइड्रेट जाता है खाने की फॉर्म में, फिर वो ब्रेक होता है, ग्लूकोज बन जाता है, ब्रेक होने के बाद कार्बोहाइड्रेट ही आपका ग्लूकोज बन जाता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो जब आप ग्लूकोज बन जाता है तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये सब कुछ आपके पेट में हो रहा है यार, तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पानी निकलेगा। देखो साथ में क्या निकल रहा है, साथ में एनर्जी निकल रही है, मतलब खाना खाने से एनर्जी मिलती है साइंटिफिकली, तो ऐसे ही हम प्रूव कर सकते हैं। अच्छा फिर देखो कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं वो क्या होती हैं। देखो केमिकल रिएक्शन को ही लिखने की एक अलग फॉर्म है, जैसे आप हमने फर्स्ट एक्टिविटी में देखा था कि मैग्नीशियम रिबन है, उसको हमने हीट कर दिया, हीट होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमें वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। अब इसी को अगर हमें इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। अब कुछ सिंबल्स बना दिए गए हैं मैग्नीशियम के, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, और ऑक्सीजन गैस का O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये सिंबल होता है। देखो ये तो हम बना सकते हैं, लेकिन हमें बेसिक सिंबल्स तो आने चाहिए, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, पूरी इक्वेशन को। मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में था प्लस ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में थी, जब दोनों को रिएक्शन करवाई, मतलब प्लस करवाया दोनों को, रिएक्शन दोनों के बीच में कुछ तो हुआ यार दोनों के बीच में, तो क्या प्रोडक्ट मिला ये हम एरो से शो करते हैं, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, वाइट कलर का मिला, ऐश थी तो सॉलिड फॉर्म। तो ये सिंपलेस्ट वे होती है किसी भी रिएक्शन को लिखने की, सिंपलेस्ट वे बोलते हैं हम इसको। अच्छा, अब एक केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, वो केमिकल रिएक्शन को ही तो रिप्रेजेंट कर रही होती है, और हमने इसमें कौन सा तीर मार दिया, ये तो हमने पहले भी पढ़ रहा था ना कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बस हमने इसको अब केमिकल इक्वेशन में लिख दिया। अभी केमिकल इक्वेशन में तो लिख दिया। अब केमिकल इक्वेशन भी दो टाइप की होती हैं, या तो आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी या फिर वो अनबैलेंस होगी। अगर आपकी इक्वेशन अनबैलेंस है, आपकी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, तो हम बोलेंगे कि वो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। स्केलेटल क्यों भाई, स्केलेटल में भी कोई मास वगैरह होता नहीं कोई, और रिएक्शन में भी कोई बैलेंसिंग नहीं होती है, तो इसलिए अनबैलेंस्ड को हमने क्या बोल दिया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोल दिया, क्योंकि मास इज़ नॉट द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि आपने कंजर्वेशन ऑफ मास तो पढ़ा ही होगा। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि मास आप कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जितना मास आपका पहले था रिएक्टेंट में, जितना भी टोटल मास था आपका, उतना ही टोटल मास आपका प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, तभी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन को वैलिड बोलेंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन हर जगह वैलिड होता ही होता है, अगर नहीं हो रहा है वैलिड तो मतलब आप ही गलत हो,
आप ही गलत हो। अब आप गलत हो तो आप अपने आप को सही भी करोगे, क्योंकि गलतियों से तो इंसान सीखता है। तो आप अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करोगे। अब आप कैसे देखोगे कि रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है, पहले देखना भी तो आना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के सेम रहते हैं रिएक्शन में, रिएक्शन होने से पहले जितने भी एटम थे उस एलिमेंट के, और रिएक्शन होने के बाद जितने भी एटम है उस एलिमेंट के, अगर वो दोनों सेम है तो मतलब वो रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर वो सेम नहीं आते तो इट मीन्स कि वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। तो हमें स्केलेटल को भी बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, गलती है तो सुधारना तो पड़ेगा ही, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की थोड़ी ना कोई गलती होगी, गलती तो हमारी ही होगी। तो हमें स्केलेटल को बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। अनबैलेंस को बैलेंस बनाने के लिए हमारे पास मेथड होते हैं। तो स्टेप 1 तो यही है कि आपको बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। आपके पास एक इक्वेशन है, लेट्स से आपके पास ये इक्वेशन है, आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 एंड H2। तो आपने इसको बैलेंस करना है। अब आपको पता चल रहा है कि ये बैलेंस नहीं है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 आयरन के एटम्स हैं और यहाँ पे 1 आयरन का एटम है। तो अगर एक भी एलिमेंट बैलेंस नहीं है, इट मीन्स कि पूरी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। ऊपर वाली रिएक्शन में तो सारे के सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड हैं। अच्छा, अब आपने स्टेप 1 में बॉक्सेस को ड्रॉ कर लिया इस पूरे के पूरे एलिमेंट्स में। तो आयरन के अंदर बॉक्स ड्रॉ कर लिया, पानी के ऊपर बॉक्स ड्रॉ कर लिया, Fe3O4 के ऊपर बॉक्स ड्रॉ कर लिया एंड H2 के ऊपर बॉक्स ड्रॉ कर लिया। बॉक्स क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि आपको पता चल जाए कि आपको कोई भी चेंज नहीं करना बॉक्स के अंदर। आप बॉक्स के अंदर कुछ भी लिख ही नहीं सकते, आप कुछ भी चेंज कर ही नहीं सकते एक्स्ट्रा। बस बॉक्स के अंदर यही आएंगे जो हैं रिएक्शन में। आपको जो भी चेंज करना है वो बॉक्स के बाहर ही करना है, और वो चेंज कैसा होगा? वो मल्टीप्लाई या डिवाइड की फॉर्म में होगा, प्लस माइनस की फॉर्म में नहीं हो सकता। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद आपका दूसरा स्टेप आता है कि आप एक लिस्ट बना लो कि आपके पास कितने एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, और कितने एलिमेंट्स जो हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड है, मतलब रिएक्टेंट की साइड है, और कितने एलिमेंट्स आपकी राइट हैंड साइड है, यानी प्रोडक्ट की साइड है। तो पहले तो हमने देखा कि हमारी रिएक्शन में एलिमेंट्स कौन कौन से थे। एक तो आयरन था, एक हाइड्रोजन था, एक ऑक्सीजन था। वैसे बहुत से बच्चों को एलिमेंट और एटम में डिफरेंस नहीं पता होता, तो मैं बता दूं। एटम्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं। एटम्स जो होते हैं वो सिंगल वाले होते हैं। जैसे कि आपने पूरा पीरियोडिक टेबल अगर देखा हो तो उसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे एटम्स हैं। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स एटम से ही मिलकर बने होते हैं। तो जैसे H2 है, H2 एक एलिमेंट है क्योंकि इसके अंदर जो भी एटम है वो सेम टाइप के हैं। तो सेम टाइप के एटम से मिलकर क्या बनते हैं? एलिमेंट्स बनते हैं। फिर O2, इसके अंदर सारे ऑक्सीजन के ही एटम्स हैं, तो इसलिए सेम टाइप के एटम्स हैं, तो इसलिए ये भी एक एलिमेंट है। तो ये सारे, ठीक है, N2, ये सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। तो ठीक है, वैसे काफ़ी ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, बाकी किसी को अगर कन्फ्यूज़न हो तो ठीक है, दूर हो जाएगी। अच्छा, फिर डिफरेंट एलिमेंट के जो कितने एटम्स हैं वो हम लिस्ट करेंगे। जैसे हमारे पास आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड आयरन के कितने एटम्स हैं, Fe के कितने एटम्स हैं, देखते हैं चलो। तो ये हमारी रिएक्शन थी। इस रिएक्शन में हमने देखा कि हमारे पास आयरन के रिएक्टेंट वाली साइड कितने एटम्स हैं। तो हमने देखा कि एक ही एटम है। एक कैसे है? कुछ नहीं लिखा इसके पैरों में, मतलब 1 है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा, मतलब कि 1 है। तो 1 × 1 = 1। तो आयरन के रिएक्टेंट वाली साइड तो एक ही एटम है। अच्छा, प्रोडक्ट वाली साइड देखते हैं आयरन के कितने एटम हैं। अब देखो यहाँ पे 3 लिखा है, तो मतलब 1 नहीं है, मतलब 3 ही है। और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा बाहर, मतलब 1 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 1 × 3 = 3। तो मतलब हमने देख लिया कि आयरन के लेफ़्ट हैंड साइड में 1 एटम है और आयरन के राइट हैंड साइड में 3 एटम है। वैसे हमने हाइड्रोजन का भी लिस्ट कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड में 2 हैं, राइट हैंड साइड में 2 हैं।
दो दो कैसे हैं यार, अभी ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब H, ठीक है। आपने हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एलिमेंट्स लिखे हैं, एटम्स लिखे हैं, और यहाँ पे भी आपने हाइड्रोजन के 2 एटम्स ही लिखे हैं, तो 2 है मतलब बैलेंस्ड है। लेकिन आयरन के बैलेंस नहीं है, इसलिए पूरी रिएक्शन ही अनबैलेंस्ड हो गई। फिर हमने ऑक्सीजन के भी ऐसे लिस्ट कर लिए, लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 4। अब स्टेप 3 है हिट एंड ट्रायल, कि आप कुछ भी कहीं भी लिखते रहो, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। वैसे बेसिकली हम ज़्यादातर उन एटम से स्टार्ट करते हैं जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स हो। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा एटम्स हैं 4, तो हम जनरली इससे स्टार्ट करते हैं ताकि आसान हो जाए। बाकी स्टार्ट तो हम आयरन से भी कर सकते हैं, उसमें कौन सा हमें मना करा है, लेकिन हमारी इजीनेस के लिए हम ज़्यादा एटम वालों से स्टार्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन में हमने पहले क्या किया, हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगा दिया, क्योंकि 1 को हम 4 कैसे बनाएंगे, प्लस माइनस तो कुछ करना नहीं है, करना हमें मल्टीप्लाई डिवाइड ही है। ऑल दो मल्टीप्लाई और डिवीज़न एक ही बात होती है, लेकिन ठीक है। अब आप 1 को 4 कैसे बनाओगे, 1 को 4 बनाने के लिए आपको 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 में क्या क्या कर रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, ये देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, अब एक ऑक्सीजन से मुझे 4 ऑक्सीजन बनाने हैं, तो मुझे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं बॉक्स के अंदर तो कुछ नहीं कर सकती, ध्यान है ना आपको कि हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया था, तो बॉक्स के अंदर तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मुझे बॉक्स के बाहर ही 4 लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पर तो है ही थे 4 तो हैगी थी ऑक्सीजन, तो इट मीन्स की ऑक्सीजन तो यार बैलेंस्ड हो चुके हैं। अब बात करते हैं हम आयरन की। आयरन देखो यहाँ पे 3 आयरन हैं और यहाँ पे 1 आयरन था, बॉक्स बनाया था ना हमने, तो इसीलिए अब हम 1 को 3 बनाना है। कैसे बनाएंगे, 1 को 3 बनाना है, तो हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बॉक्स के बाहर ही कर सकते हैं, इसीलिए तो हमने बॉक्स बनाया था कि बॉक्स के अंदर हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आयरन कितने हो गए, 3, और यहाँ पे भी 3 आयरन हो गए। आयरन हो गए हमारे बैलेंस्ड। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर 4 × 2 8 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर तो 2 ही थे, तो हमें 8, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 बन जाए, ऑब्वियसली 4 से करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब समटाइम्स द रिएक्शन, अब बैलेंस तो हो चुकी है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसकी फ़िज़िकल स्टेट भी लिख दो बैलेंस करने के बाद। वैसे ये बैलेंसिंग का पार्ट नहीं होता फ़िज़िकल स्टेट लिखना, लेकिन अगर आप लिख दोगे तो यार मतलब क्या ही बात, आपकी तो तारीफ़ ही तारीफ़ हो जाएगी। तो आप इसमें आयरन की भी फ़िज़िकल स्टेट लिख दो कि वो सॉलिड में होता है, पानी हमने गैशियस फॉर्म में लिया इस रिएक्शन में, और Fe3O4 सॉलिड में हाइड्रोजन गैस निकली है। तो आप थोड़ी ऐसे इन्फॉर्मेशन डाल दिया करो यार, आप डाल दोगे तो आप एक तो आपकी रिवीजन रहेगी और बाकी आप क्या ही बंदे बन जाओगे यार। फिर समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये भी हमारी कुछ रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं कि हमने इस रिएक्शन को किस कंडीशन में करवाया। अब वो आपकी कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं कि आप बीमार थे तो आपने रिएक्शन फिर भी कर ली, वो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जिसमें ये रिएक्शन परफॉर्म हुई है। क्या ये रिएक्शन जब परफॉर्म हो रही होगी तो उसका टेम्परेचर क्या था, उस रिएक्शन का प्रेशर क्या था, या फिर आपने उसके अंदर कोई कैटलिस्ट डाला है या नहीं डाला। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट बेसिकली रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है। तो अगर आपने कुछ ऐसी कंडीशन वहाँ पे लिखी है तो आप उसको एरो के ऊपर लिख सकते हो उस कंडीशन को। जैसे कि यहाँ पे देखो इस रिएक्शन में हमने एक रिएक्शन करवाई, तो इसमें हमने एरो के ऊपर एक कंडीशन लिख दी कि ये वाली जो रिएक्शन है ये 340 एटमॉस्फेयर के ऊपर ही हुई है। तो ये कंडीशन है रिएक्शन की, तो हमने इसको एरो के ऊपर लिखा। इस रिएक्शन में ये जो रिएक्शन हो रही है ये हमने सनलाइट के प्रेजेंस में कराई, तो हमने एरो के ऊपर लिखा कि हमने सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को करवाया। तो कंडीशन होती है जो रिएक्शन की हम एरो के ऊपर लिख सकते हैं।
फिर आते हैं हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के ऊपर। तो इसमें हमें मेजरली 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। तो एक्चुअली ऐसा होता है कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें हो क्या रहा होता है कि हम उसको केमिकल रिएक्शन बोल कैसे पाते हैं। होता क्या है कि पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस, कि हम पुरानी जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे उनको हम तोड़ रहे होते हैं। हमारे नहीं, बेसिकली एटम्स के जो बॉन्ड्स होते हैं रिएक्शन में पुराने वो टूट रहे होते हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं। नए बॉन्ड्स बन रहे होते हैं कि जिनकी वजह से न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। तो पहली हमारी टाइप है केमिकल रिएक्शन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से ही समझ में आ जाएंगे ये आपको टाइप्स। तो कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, आप किसी 2 चीज़ों को कंबाइन कर रहे हो। तो कंबाइन करने के बाद जब कोई भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जब आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है या नहीं बन जाता? बिल्कुल बन जाता है। अब आप में भी, आपके भी कोई बहुत सारे लोग होंगे घर पे, तो जब वो आपस में कंबाइन होके रहते हैं तो बोलते हैं ना कि फैमिली है, फैमिली है। तो फैमिली है तो मतलब एक ही हम सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाएं। तो इसमें कंबाइन वर्ड बहुत ज़रूरी है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखो, हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विकलाइन, और हमने लिया पानी। तो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को जब हमने आपस में कंबाइन किया, देखो दो रिएक्टेंट है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं रिएक्टेंट। इस एग्जाम्पल में 2 रिएक्टेंट है, तो हमने क्विकलाइन एंड पानी को आपस में कंबाइन किया तो हमारे पास बना स्लेक्ड लाइन, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। एंड हीट मिली। अरे हीट मिल रही है हमें, बताओ बताओ बताओ, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। और इस रिएक्शन में वो सिंगल प्रोडक्ट है स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब अगर आप इसी स्लेक्ड लाइम के सॉल्यूशन को, इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को अगर हम किस में यूज़ करते हैं, हम वाइट वॉशिंग वॉल्स में इसको यूज़ करते हैं। देखो जो दीवारें होती हैं, दीवारें, उसमें वाइट वॉश की तो ज़रूरत होती है। तो उसमें वाइट वॉश में बेसिकली हम करते क्या हैं, उसमें हम इसी का तो सॉल्यूशन लेते हैं। किसका? स्लेक्ड लाइम का। स्लेक्ड लाइम का सॉल्यूशन ही तो हम लेते हैं। तो अब क्या होता है, आपने वाइट वॉश कर दिया अपनी दीवारों पे, तो अभी वो जो आपने वाइट वॉश किया उस दीवार के अंदर ऊपर, वो दीवार का ऊपर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन था वो अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? अरे भाई एटमॉस्फेयर में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने स्लेक्ड लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के सॉल्यूशन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कराया, और बेसिकली अपने आप ही होती है, क्योंकि ये तो दीवार में था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में थी, तो दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। याद है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक थिन लेयर, एक पतली सी लेयर बिछ जाएगी आपकी दीवार के ऊपर, और वो पतली सी लेयर किसकी होगी? कैल्शियम कार्बोनेट की होगी। साथ में लिक्विड पानी मिलेगा। ठीक है, अच्छा, अब कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो एक्चुअली कब बनता है? जब आप वाइट वॉश करते हो तो उसके 2-3 दिन बाद बनता है। धीरे धीरे होती है ये रिएक्शन, कोई इंस्टेंटेनियसली नहीं होती। और ये कैल्शियम कार्बोनेट हम क्यों करते हैं? क्योंकि दीवारों को एक शाइनी सी फिनिश मिल पाए। अगर कोई देखो कोई चीज़ शाइनी फिनिश वाली होगी तभी वो चीज़ अच्छी लगेगी। दीवार की बात हो रही है यहाँ पे। अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है मार्बल का? कैल्शियम कार्बोनेट। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह आप ले सकते हो इस बात को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन से आते हैं? जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना कोयले का, कोयला कार्बन को हमने जला दिया। अब जलाते हैं तो जलाना मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट हमेशा किसके प्रेजेंस में होती है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। तो आपने कोयले को, कार्बन को ऑक्सीजन मतलब जला दिया, और जला दिया मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो आपको
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल चुकी है। तो दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ H2O फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। पानी बनाना है आपने, आपके पास हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, तो आपने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कंबाइन कर दिया, आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट मिल गया, पानी मिल गया, पी लो पानी। सिंगल प्रोडक्ट मिला, इट मीन्स की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और किससे मिला? दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से मिला। दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अरे ये बिल्कुल ही उल्टा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होता है? डीकम्पोजिशन। इसमें आप सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सिंगल रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब देखो, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, अब वो सिंगल रिएक्टेंट ही ब्रेक हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। जैसे इस रिएक्शन में ये सिंगल प्रोडक्ट था फेरस सल्फेट, तो ये हमने हीट दी इसको और ये ब्रेक हो गया फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अच्छा, हम किसी भी अगर आयरन का कंपाउंड है तो हम उसको फेरस कब बोलेंगे, फेरिक कब बोलेंगे? अब ध्यान दो, जब Fe+2 होगा तो हम उसको बोलेंगे फेरस, जब Fe+3 होगा तो उसको हम बोलेंगे फेरिक। ठीक है, अब ये Fe+2 Fe+3 क्या है? ये वैलेंसीज हैं बेसिकली। तो अगर आपको भी नहीं समझ आ रहा कि वैलेंसीज क्या होती है तो आप सब्र करो, आपके पास आएंगे सारे चैप्टर्स आएंगे, वैलेंसी वाले भी आएंगे। तो देखो, अभी फेरस सल्फेट जब डीकम्पोज हुआ, अब आपने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कैसे किया? हीट से किया। तो रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी? हीट होगी। तो आपने एरो के ऊपर हीट का सिंबल एक ट्रायंगल जैसा बना दिया, इसको हीट का सिंबल बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो फेरस सल्फेट ब्रेक होके फेरिक ऑक्साइड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। आपने क्या किया? एक सिंगल रिएक्टेंट को ब्रेक कर दिया ताकि वो सिंपलर प्रोडक्ट्स दे सके, और वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखा है। अब लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को आप हीट कर दो तो आपके पास क्विकलाइम बन जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। हीट की वजह से ही तो ये सारी रिएक्शन हो रही है। और अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की वजह से हो रही है तो हम इसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब होता है हीट। अब ये रिएक्शन में हीट तो है, तो थर्मल रिएक्शन तो ये है, और एक ही रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बना रहे, इट मीन्स कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। तो और इसको हम बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसे क्विकलाइम के यूज़ क्या होता है? क्विकलाइम इज़ मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में इसका यूज़ होता है। आप सीमेंट बनाते हो तो क्विकलाइम का यूज़ करते हो। एक और एग्जांपल देख लो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। आपने लेड नाइट्रेट लिया, देखो ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपने लेड नाइट्रेट लिया, वाइट कलर का लेड नाइट्रेट लिया और उसको आपने हीट करवा दिया। अब आपने लेड नाइट्रेट को ब्रेक कर दिया तो आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगे। लेड ऑक्साइड आएगा, लेड ऑक्साइड की पीपीटी आएगी, और पीपीटी का कलर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई सी भी पीपीटी हो। लेड ऑक्साइड की पीपीटी का कलर होगा येलो ब्राउन या ऑरेंज ब्राउन कलर। ठीक है, जब येलो थोड़ा सा डार्क हो जाता है तो कुछ ऑरेंज जैसा दिखने लग जाता है, तो येलो ब्राउन कलर की लेड ऑक्साइड की पीपीटी मिलेगी आपको। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउन कलर होता है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं। और देखो यार, ऑक्सीजन गैस तो हमारी एयर में भी है, हम सांस भी लेते हैं, हमें दिखती है क्या ऑक्सीजन गैस? नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो कलरलेस होती है, कलरलेस। ठीक है, तो ये तो आप याद कर सकते हो ना, इसके कलर्स कितनी ईजी हैं याद करना। ऑक्सीजन गैस कलरलेस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है, उसके फ्यूम्स निकलते हैं। फिर लेड ऑक्साइड एक पीपीटी है, और पीपीटी का कलर हर रिएक्शन में ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है इसमें येलो ब्राउन कलर का, और हमारा रिएक्टेंट वाइट कलर का। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डीकम्पोजिशन में भी थर्मल डीकम्पोजिशन है क्योंकि ये हीट की वजह से हो रही है। और बताओ कौन सी रिएक्शन, हमें कैसे पता चलेगा ये रिएक्शन होगी? एक तो देखो इसमें स्टेट भी चेंज हो रही है, सॉलिड से गैस बन रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है, वाइट से येलो ब्राउन, ब्राउन फ्यूम्स, कलरलेस चीज़ें बन रही हैं। तो एक और टॉपिक हमारे पास आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कि आप वाटर है, अब आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हो।
वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी डाल के ब्रेक करना चाहते हो, लेकिन भाई अगर जो चीज़ प्योर होती है वो ब्रेक नहीं होती। जैसे कि जो प्योर वाटर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अगर आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालोगे भी ना तो भी वो ब्रेक नहीं होगा। तो फिर भाई कौन सा पानी आप इलेक्ट्रोलिसिस करके आप ब्रेक करना चाहते हो? तो हम प्योर पानी को तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो होते ही नहीं है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसीलिए हम जो पानी लेंगे वो प्योर पानी नहीं होगा, वो इम्प्योर पानी होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो हम उसी पानी को इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं, प्योर पानी को इलेक्ट्रोलाइज नहीं कर सकते। अब उस पानी को जब हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे इट मीन्स कि हम उस पानी के अंदर जो इम्प्योर पानी है उसके अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये जो पानी है वो डीकम्पोज होने लगेगा, एक ही रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनने लगेंगे। तो वो पानी जो है वो H2 गैस रिलीज़ करेगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेगा इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे। हाइड्रोजन गैस कैथोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएगी ऑक्सीजन गैस, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। वॉल्यूम रेशो आपसे कोई पूछे तो 2:1 है। बेसिकली इससे पूरी रिएक्शन को बैलेंस किया गया और कुछ नहीं किया गया। और आप देख ही रहे हो कि अगर आप इसमें 2 मोल्स लोगे H2 गैस के तो आपको 1 मोल मिलेगा ऑक्सीजन गैस का। तो वॉल्यूम रेशो इसमें 2:1 रहने वाली है। फिर एक आता है कि सिल्वर क्लोराइड की एक्टिविटी, ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की ही एग्जांपल है कि आपने एक चाइना डिश ले ली। चाइना डिश लेने के लिए आपको चाइना नहीं जाना पड़ेगा, इंडिया में भी मिल जाती है। बेसिकली आपने चाइना डिश ले ली तो उसके अंदर आपने सिल्वर क्लोराइड रख दिया, ऐसे रख दिया, और वो आप ले गए धूप में। आप सनलाइट मिल रही है अभी सिल्वर क्लोराइड को, तो सनलाइट जब इस सिल्वर क्लोराइड को मिल रही है, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, गोल्ड का सिंबल होता है Au। देखो इसको याद करने की एक ट्रिक भी, बेसिकली मैंने इसको कैसे याद किया था वो बता रही हूँ मैं। देखो गोल्ड होता है तो गोल्ड को देख के हम क्या बोलते हैं? ओह गोल्ड। ओ तो ओ मतलब Au, और जो बच गया सिल्वर, सिल्वर इज़ Ag, सिल्वर दिला दो। तो डैट इज़, मतलब ये ट्रिक है, मेरे को तो ऐसे ही याद किया था मैंने, बाकी आप देख लो आप कैसे याद करना चाहते हो। अच्छा, अब आपने सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया था, सॉलिड फॉर्म में था वो, तो अब आपने इसमें, ये वाइट कलर का होता है बेसिकली, अब मेरे पास वाइट पेन नहीं था तो मैंने इसको ब्लैक से बना दिया। वैसे ये वाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड का। तो आपने इसको सूरज के आगे ले गए, सनलाइट इसके ऊपर पड़ी, सनलाइट जैसे इसके ऊपर पड़ी ये ब्रेक होने लग गया, ये Ag बना, सिल्वर बना, और साथ में क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज़ हुई। सिल्वर कौन से कलर का होगा? सिल्वर सिल्वर कलर का होगा, ये सिल्वर ग्रे कलर का होगा, ठीक है। अच्छा, अब सिल्वर ब्रोमाइड भी कुछ इसी तरह से बिहेव करता है, जैसे कौन? जैसे सिल्वर क्लोराइड बिहेव कर रहा था। सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर ऊपर अगर आप सनलाइट डालोगे तो सिल्वर मिलेगा, बस क्लोरीन गैस नहीं मिलेगी क्योंकि हमने सिल्वर क्लोराइड नहीं डाला, हमने सिल्वर ब्रोमाइड डाला है तो ब्रोमीन गैस मिलेगी। तो ये जो पूरी रिएक्शन है ना सिल्वर ब्रोमाइड की, ये हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? पेल येलो कलर का होता है। तो जैसे जैसे हम क्लोरीन से ब्रोमीन की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा कलर की इंटेंसिटी डार्क होती रहती है। तो सिल्वर क्लोराइड वाइट कलर का था, सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर का होगा, सिल्वर आयोडाइड इससे भी ब्राइट होगा। तो पेल येलो क्या होता है भाई? क्रीमी कलर होता है एक। तो ये पूरी रिएक्शन किस में यूज़ की जाती है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो यार नाम से समझ में आ रही है ये सारी रिएक्शन कि किसी ने किसी को डिस्प्लेस कर दिया। किसने किसको डिस्प्लेस किया? जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसने अपने से कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर दिया। रिएक्टिविटी सीरीज़ आएगी, सब्र रखो, या फिर आपने 9th क्लास में तो पढ़ी ही होगी। तो ये देखो ये वाली जो रिएक्शन होती है आयरन और कॉपर सल्फेट की, जिसमें आयरन सल्फेट और कॉपर बना, ये हमने रिएक्शन पढ़ी थी कलर चेंज वाले में। तो जो आयरन है उसने कॉपर को डिसम कर दिया, क्योंकि आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो आयरन ने आयरन सल्फेट बना दिया, तो उसने कॉपर की जगह ले ली, कॉपर अकेला रह गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुई है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया।
जैसे सेकंड रिएक्शन में जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस, अरे भाई ये कॉपर ही क्यों डिस्प्लेस हो रहा है बार बार, क्योंकि कॉपर एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो कॉपर बेचारा साइड में और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन चुका है। लेड ने भी कॉपर पे कोई रहम नहीं खाया, लेड ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है और लेड क्लोराइड बन चुका है। फिर आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस हो जाएंगे। सोडियम सल्फेट था, बैरियम क्लोराइड था। तो बैरियम को जाना था सल्फेट के साथ, तो उसने सोडियम को क्लोरीन के साथ भेज दिया। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सोडियम को जाना था क्लोरीन के साथ, तो उसने बैरियम को सल्फेट के साथ भेज दिया। बेसिकली यहाँ पे दो एलिमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, दो एलिमेंट्स से डिस्प्लेस हो रहे हैं, जिससे हमारे पास बैरियम सल्फेट की वाइट कलर की पीपीटी बनी है। देखो पीपीटी आ गई तो कलर इंपॉर्टेंट अपने आप ही हो गया। तो बैरियम सल्फेट की वाइट कलर की पीपीटी बनी है और साथ में सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? कॉमन सॉल्ट होता है। सॉल्ट क्या होता है? नमक। तो अभी ये जो रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, क्योंकि इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुई है, लेकिन साथ में ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें पीपीटी भी तो बनी है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक कॉन्सेप्ट आता है फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन मतलब कि आपने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और जिस एटम ने उस ऑक्सीजन को गेन की है, जिस एटम के पास ऑक्सीजन आ गया, वो एटम क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। और जिस एटम ने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, तो वो एटम क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडेशन में ओ आ रहा है, इट मीन्स कि उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया। रिडक्शन में ओ स्टार्टिंग में तो नहीं आ रहा, तो मतलब उसने रिडक्शन कर दी, मतलब ऑक्सीजन को हटा दिया। या फिर ये भी बोल सकते हो उसने हाइड्रोजन का गेन कर लिया। जैसे इस एग्जांपल में देखो, आप कॉपर था ब्राउन कलर का, कॉपर को आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया। कॉपर आप खुला छोड़ दोगे एयर में, और एयर में क्या होती है? एयर में ऑक्सीजन होती है। तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना देगा, वो ब्लैक कलर की होगी। अब आपने देखा होगा कि अगर आप कॉपर को ऐसी एयर में खुला छोड़ दो, ब्राउन कलर के कॉपर को ऐसी एयर में खुला छोड़ दो, कुछ दिन बाद देखो तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है, और इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें कॉपर ने ऑक्सीजन का गेन ही तो किया है, मिला ही तो है उसको ऑक्सीजन, तो इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसी को अगर हमें फिर से कॉपर बनाना है, अब आपका तो नुकसान हो गया, आप कॉपर लेके आए थे मार्केट से, अब वो ब्लैक कलर का हो गया, तो अब आप इसको क्या करोगे? अब आप इसको रिड्यूस करोगे, रिडक्शन करवाओगे इस कॉपर ऑक्साइड की। रिडक्शन करवाने के लिए आपको ऑक्सीजन का एंटी यानी कि हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, रिडक्शन करवानी पड़ेगी। और अब आप इस कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको फिर से कॉपर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि साथ में ये जो ऑक्सीजन का गया, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जाके पानी बन गया। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस, कि हमने फिर से कॉपर बना दिया, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाया था, लेकिन हमने कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करके फिर से कॉपर ही बना दिया। और ये रिएक्शन देखो, इसमें कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन चला जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन है ही नहीं तो रिडक्शन हो रही है। हाइड्रोजन वाटर बन रहा है, तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ रहा है, इट मीन्स कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही चीज़ें हों एक रिएक्शन के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, तो इस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, जिंक ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ रिएक्ट करा दो तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैसे ये रेडॉक्स रिएक्शन? कैसे? क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन कैसे हो रही है? देखो, जिंक ऑक्साइड जिंक बन रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है। फिर आता है एक और एग्जांपल MnO2 एंड HCl की। जब आप इन दोनों को रिएक्ट कराओगे तो MnCl2 एंड पानी एंड क्लोरीन गैस बनेगी। तो इसमें भी देखो MnO2 से MnCl2 बना, मतलब ऑक्सीजन चला गया, रिडक्शन होगी।
Cl से H2O बना, ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गई। कोरोजन क्या होता है? अब आपने देखा होगा कि अगर आप कोई आयरन के आर्टिकल्स लेकर आते हो, आपने कोई भी आयरन का सामान लेकर आया आप लोहे का, तो इनिशियली वो कितना शाइनी शाइनी होता है ना, कितना मतलब अच्छा सा होता है शाइनी जब नया होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर वो कोट हो जाता है, उसमें उसका कलर शाइनी से डल हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो आपको लगता है यार क्या चालू कंपनी का आयरन है, लेकिन नहीं, ऐसा होता ही है। ऐसा हर आयरन आर्टिकल में होगा कि इनिशियली वो शाइनी होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। वो रेडिश ब्राउन कलर क्यों हुआ, आइए वो समझते हैं। पहले आयरन था, आयरन का आर्टिकल था, अब आपने उसको कुछ टाइम बाद देखा तो अब वो तो डल हो गया। डल हो गया क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर आ गई। वो जो आयरन था अब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो चुका है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो चुका है तो वो आयरन आयरन नहीं रहा, अब वो आयरन ऑक्साइड बन चुका है, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसीलिए जो शाइनी कलर था वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। तो व्हेन अ मेटल इज़ अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड, जब वो मेटल है वो मेटल आसपास के सब्सटेंसेस के में आ जाता है, अगर मॉइस्चर उसके अंदर आ जाए, अगर वो एसिड के साथ अटैक हो जाए उसका, तो उसको हम बोलते हैं कि कोरोड हो चुका है वो सब्सटेंस वो बेसिकली मेटल ही होता है, तो वो मेटल कोरोड हो चुका है और इसी प्रोसेस को कोरिजन बोलते हैं। जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, तो सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद ब्लैक हो जाते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जैसे आपके पास कोई सिल्वर की अगर झुमके हों, है ना, तो अगर आप उसको पहनते रहोगे रोज़ और बाहर जाते रहोगे तो वो जो सिल्वर है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा। ऑक्सीजन कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। तो जो सिल्वर के आर्टिकल्स हैं वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी उसके ऊपर। फिर कॉपर है, कॉपर की तो एग्जांपल हमने ली थी, और जो कॉपर है अगर आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे या एयर में ऐसे खुला छोड़ दोगे तो वो कुछ टाइम बाद ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हैं कोरिजन के। फिर बात करते हैं हम रेंसिडिटी की, लास्ट टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का। तो रेंसिडिटी वो होती है कि जब आप फैट्स और ऑयल जो वो ऑक्सीडाइज हो जाएं, मतलब ऑयल के अंदर आप ऑक्सीजन भर दो, आप नहीं मतलब अपने आप भर जाती है, आप जानबूझ के नहीं भरते, तो उनके अंदर एक स्मेल सी आने लगती है, वो रेंसिड होने लगते हैं ना, ख़राब से एक स्मेल सी गंदा सा टेस्ट आने लग जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। तो सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, जो चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन ना हो, और ऑयल और फैट्स को तो वही चाहिए क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन होगी तो उनका टेस्ट गंदा सा बन जाएगा, स्मेल चेंज हो जाएगी, रेंसिड हो जाएंगे वो। तो ऑक्सीडेशन से जो चीज़ बचाती है उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडेंट्स। तो अगर हमें रेंसिडिटी को हटाना है तो हमें ऑक्सीडेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा। ऑक्सीडेंट हमें अपने फैट और ऑयल में डालने पड़ेंगे ताकि ऑक्सीडेशन ना हो और उसका स्मेल, उसकी टेस्ट चेंज ना हो। और हम क्या कर सकते हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए? हम एयर टाइट कंटेनर्स में अपने फूड को रख सकते हैं। तो बस यही था आपका पूरा चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस।